हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे मानचित्र। लेसन 4 है एनसीईआरटी भूगोल कक्षा छठी का। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था ग्लोब के बारे में पढ़ा था और ग्लोब के बारे में पढ़ते हुए हमने ये जाना था कि अगर हमें पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना है तो उसके लिए सबसे उपयोगी जो चीज़ है वह ग्लोब है। लेकिन अगर हमें वही पृथ्वी के किसी एक भाग का अध्ययन करना है, जैसे किसी देश का अध्ययन करना है, राज्य का अध्ययन करना है, या फिर हमें किसी शहर का या किसी नदी, पर्वत, पहाड़ या किसी एक का अध्ययन करना है, तो उसके लिए ग्लोब जो है वो पूर्ण रूप से उपयोगी नहीं हो सकते। इसलिए उसका अध्ययन करने के लिए हमारे पास में मानचित्र होना बहुत ज़रूरी है। मैप की सहायता से हम आसानी से उस चीज़ का अध्ययन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें एक शहर का अध्ययन करना है, जैसे दिल्ली का अध्ययन करना है। दिल्ली का अध्ययन करना है कि दिल्ली का क्षेत्रफल कितना है, यहाँ पर नदी कितनी कहाँ से निकली है, यहाँ पर्वत है या नहीं है, मैदान कैसा है। तो ये सब जो हम अध्ययन करते हैं वो हम मैप की सहायता से कर सकते हैं, ना कि ग्लोब की सहायता से। अब मैप की सहायता से अध्ययन तो करते हैं, लेकिन मैप में अध्ययन कैसे किया जाता है? तो चित्र में अध्ययन जो है वो सतह के द्वारा किया जाता है। जो पृथ्वी है, पृथ्वी वैसे गोल है, लेकिन मानचित्र में उस चीज़ को किसी एक पेज पर दर्शाया जाता है जिस पे हम आसानी से उसको पढ़ सकते हैं या जान सकते हैं। मानचित्र कई किताब में के द्वारा, एक किताब में बहुत सारे मानचित्र होते हैं। अगर एक किताब है या एक, जैसे मान लीजिए कि हमें कोई चीज़ पूरी पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों को पढ़ना है और उसको एक किताब में ही समाहित कर दिया जाता है, उसमें बहुत सारे मानचित्रों को इकट्ठा करके एक किताब बना दी जाती है, तो उस किताब को हम क्या कहेंगे? उस किताब को हम कहेंगे एटलस। एटलस जिसे हम बोलते हैं, उसमें बहुत सारे मानचित्र होते हैं। ये देख लिया। अब एटलस की सहायता से हम जो है पर्वत, पहाड़, नदियाँ, मैदान, देश, शहर, कस्बे सभी को हम पढ़ सकते हैं। अब ये जान लेते हैं कि लेकिन उसमें किस मैप को हम पढ़े कि नदी को हम जान सकते हैं, किस मैप को हम पढ़े कि हम उसकी जो देश की सीमाएं किससे लगी हुई है, या उसकी जनसंख्या, या उसकी जो उसकी डेमोग्राफी है उसको कैसे जान सकते हैं। तो उसको जानने के लिए मैं मानचित्र अलग अलग जो उसके है उसको अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं। मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका होता है भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र होता है एक, तो पहला आपका है भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र में क्या क्या दर्शाया जाता है, हम किस किस के बारे में भौतिक मानचित्र में पढ़ सकते हैं। तो भौतिक मानचित्र में हम पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ, पृथ्वी की जो प्राकृतिक आकृतियाँ हैं उनको अगर हमें पढ़ना है तो हम भौतिक मानचित्र की सहायता पढ़ सकते हैं। जैसे पर्वत, पठार, मैदान, महासागर आदि को हम अगर अध्ययन करेंगे सभी का, तो उसके लिए हमारे पास भौतिक मानचित्र होना जरूरी है, जिसे हम उच्चावच भी कह सकते हैं। उसके बाद अगर मान लिया जाए हमें राज्यों का, नगरों का, देश का या देश की सीमाओं का अध्ययन करना है, तो उसके लिए हमारे पास में कौन सा मानचित्र होना चाहिए? उसके लिए हमारे पास राजनीतिक मानचित्र होना चाहिए। राजनीतिक मानचित्र होना चाहिए। देखो इसके नाम से देखो आप, यह है राजनीतिक, मतलब इसमें हो रहा है कि ये मेरी सीमा यहाँ से, तुम्हारी यहाँ से, अलग अलग क्षेत्र में बटे हुए। राजनीतिक मतलब क्षेत्र में बटे हुए हैं। तो यहाँ पर जो है जैसे भारत का नक्शा है, भारत का जो मानचित्र है, तो वो उसकी सीमा किस देश से लगी हुई है, उसमें अंदर कितने राज्य की सीमा अलग अलग कहाँ से कितनी लगी हुई है, तो ये हम जब सब जानते हैं किसकी सहायता से, वो हम जान सकते हैं राजनीतिक मानचित्र से। अगर मान ली जाए
भौगोलिक मानचित्र हम जानेंगे। भौगोलिक मानचित्र जानेंगे तो उसमें अगर हिमालय को देखेंगे तो हिमालय, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और इधर से नेपाल में इधर से होते हुए पूरा मानचित्र वो अलग दर्शाएगा, वो भौतिक में दर्शाया गया। लेकिन अगर हमें वहीं अगर उसको राजनीतिक रूप में से अगर उसका पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे तो उसके लिए हमारे पास राजनीतिक मानचित्र होना आवश्यक है। और उसके बाद एक और मानचित्र आता है आपका, जो विशेष परिस्थितियों में या बहुत विशेष मानचित्र माना जाता है, उसे कहा जाता है थीमेटिक मानचित्र। क्या कहा जाता है उसे? थीमेटिक मानचित्र है। इसमें हम विभिन्न जानकारियाँ उपलब्ध कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? विभिन्न जानकारियाँ उपलब्ध कर सकते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन मानचित्र, उद्योग मानचित्र आदि मानचित्र को हम थीमेटिक मानचित्र में अध्ययन कर सकते हैं। ये तो हो गए हमारे मानचित्र के अलग अलग प्रकार। लेकिन मानचित्र के भी घटक होते हैं, मानचित्र के भी घटक होते हैं। अब इन मानचित्रों को हम कैसे मान ले? ये तो मान लिया कि हम मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें कोई पैमाना भी तो होगा कि इसका अगर बहुत बड़े क्षेत्र है, जैसे कोई इलाका बहुत बड़ा, जैसे मान लिया जाए हमारा भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इतने बड़े वर्ग किलोमीटर को अगर हम जानेंगे तो कैसे जानेंगे? इतना बड़ा एक पन्ने में अगर उस तो कुछ तो पैमाना होना चाहिए उसके लिए। तो उसके लिए हम एक पैमाना दर्शाते हैं, जो जैसे मान लीजिए बहुत सारा आप मानचित्र में देखे होंगे कि नीचे लिखा होता है पैमाना, पैमाना लिखा होता है, और उसमें लिखा होता है जैसे 1 सेंटीमीटर के लिए जैसे 500, 1 किलोमीटर। मान लीजिए कि हमारे पास 500 किलोमीटर है, 500 किलोमीटर है, और 500 किलोमीटर को यहाँ पर 5 मीटर से दर्शाया गया है। कितने मीटर से दर्शाया गया? 5 मीटर से। तो यहाँ पर जैसे मान ली जाए कि जो हमारी मध्य प्रदेश है या उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़, राजस्थान है, तो उसके जैसे बड़े शहर है, बड़े शहर जैसे मान लिया दिल्ली और उसके बाद हमारी चंडीगढ़ की दूरी कितनी है। तो इसको दर्शाने के लिए हम यहाँ डायरेक्ट मानचित्र में क्या करेंगे, उस पैमाने को हम छोटे पैमाने में ले लेंगे। जिससे मान लीजिए कि वो किलोमीटर है, किलोमीटर को हम इसमें सेंटीमीटर में दर्शा देंगे। तो ये पैमाने की वजह से हम मानचित्र में हम दूरी जो क्या है उसकी स्थिति का पता लगा सकते हैं। अब हम ये जानते हैं कि जो मानचित्र में है वो घटक कितने प्रकार के होते हैं। मानचित्र में भी जिससे मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं, वैसे के वैसे याद रखना जो हमारे मानचित्र घटक है वो भी 3 ही प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 ही प्रकार के होते हैं मानचित्र घटक। पहला है दूरी है, उसके बाद दूसरा है दिशा। दूरी है कहाँ से कहाँ तक कितनी है वो दूरी में, फिर उसके बाद दिशा किस दिशा में, उसके बाद आते हैं प्रतीक, उसके बाद आते हैं प्रतीक चिन्ह, जिसकी सहायता से हम आसानी से किसी रास्ते का या किसी भी जो है हम वे को आसानी से जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इसमें दूरी का घटक। दूरी क्या है? इसमें दूरी को क्यों जो है मानचित्र में उपयोग किया जाता है। तो दूरी जैसे मान लिया जाए कि एक मानचित्र है, मानचित्र एक पन्ने पर दर्शाया गया है, एक पन्ने पर दर्शाया गया, लेकिन जो मानचित्र है मान लीजिए जो स्थल है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, और उसको हमें क्या है कि उसकी जो है उसकी दूरी, उसकी जो डिस्टेंस कितनी ही डिस्टेंस है उसे अगर हमें जानना है तो उसके लिए है हम दूरी का एक पैमाना ज्ञात करते हैं। जिसे तो उसके लिए हम कोई पैमाना मान लेते हैं, 500 किलोमीटर के लिए 5 सेंटीमीटर या 5000 किलोमीटर के लिए 5 मीटर, जैसे कोई पैमाना मान लेते हैं दूरी के लिए। तो इसमें अलग अलग पैमाना मान लिया जाता है। ये तो हो गया हमारा दूरी। और अगर हमें दिशा ज्ञात करनी है तो दिशा ज्ञात करने के लिए आपने मानचित्र में देखा होगा कि ऊपर मानचित्र में दाएं तरफ, कहाँ पर? दाएं तरफ एक जो तीर का निशान होता है जो ऊपरी दिशा की तरफ जाता है और उसे ऊपर वो उत्तर दिशा दर्शाता है।
तो अगर हमारे पास एक दिशा का ज्ञान हो जाए, अगर हमें एक दिशा का पता चल जाए कि ये दिशा इधर जाती है, तो हम बाकी 3 दिशाओं का आसानी से क्या है जो पता लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए उत्तर में, तो जो हमेशा जैसे हमारा दायां हाथ है, जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो तो हमारा पश्चिम रहेगा, और जो हमारा राइट है वो हमारा पूर्व रहेगा। तो जैसे कि हमारे दाएं तरफ होते हैं उसको हम पूर्व मान लेते हैं और बाएं तरफ को हम पश्चिम मान लेते हैं, और नीचे जो होता है वो दक्षिण हो जाता है। तो ये आपका मानचित्र जो दिशा ज्ञात करने के लिए दिश सूचक बनाया जाता है, जो होता है जो 6 दिशाओं में, जैसे ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दाईं तरफ पूर्व और बाईं तरफ पश्चिम होता है। और इसमें बीच में दोनों उत्तर और पूर्व के बीच में जो दिशा होगी उसको उत्तर पूर्व से दर्शाया जाएगा, उसके 2 शब्द उत्तर पूर्व। और उत्तर और पश्चिम के बीच में दर्शाया जाएगा तो उसे उत्तर पश्चिम, और पश्चिम दक्षिण के बीच में रहेगी तो पश्चिम दक्षिण, और पूर्व और दक्षिण तो दक्षिण पूर्व। तो यहाँ पे दक्षिण पूर्व, ये हमारे दिश सूचक, इसे हम क्या बोलेंगे, दिश सूचक यंत्र। इसकी सहायता से हम पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण का आसानी से पता लगा सकते हैं। उसके बाद आते हैं प्रतीक चिन्ह। क्या आता है, प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह क्या होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे अगर कहीं पे रेलवे पटरी बिछी हुई है, यहाँ कहीं पे सड़क है, या कहीं मंदिर है, कहीं अस्पताल है, कहीं विद्यालय, जैसे हम कहीं पे जाते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ एक साइन बोर्ड लगा रहता है, वो साइन बोर्ड पर लिखा होता है कि धीरे चलिए, आगे स्कूल है, आगे विद्यालय है, तो उसे ही हम प्रतीक चिन्ह कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, प्रतीक चिन्ह कहते हैं। प्रतीक चिन्ह से हमें जो छोटे से स्थल को बड़े आकार में हम आसानी से जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक सड़क पर हम जा रहे हैं, स्कूल छोटा सा ही है, लेकिन उससे जानने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो छोटे स्थल की जानकारी हमें प्राप्त हो जाए, उसके लिए हम प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान ली जाए कोई शहर है, उस शहर में अगर मान ली जाए कोई मंदिर है, और वहाँ मंदिर हमें तो पता नहीं कि मंदिर कहाँ पर है, तो वहाँ पर एक प्रतीक चिन्ह हमें पता चल जाएगा और मंदिर का सिंबल बन जाएगा। जैसे आपने इसे देखा होगा, ये झंडी ऊपर उड़ी हुई, और ये हमारा जो है प्रतीक चिन्ह, ये यहाँ पर है मंदिर का, तो ये पता चल जाता है कि यहाँ पर मंदिर है। उसके बाद अगर मान ली जाए कि जैसे कहीं हम जा रहे हैं और हमें रोड क्रॉस करना है, लेकिन रोड के वहाँ से अगर रेलवे लाइन अगर निकली हुई है, तो वहाँ पर अगर जैसे लाइन ऐसे लगी हुई है, ये मीटर गेज है या छोटी लाइन है, तो वहाँ हमें आसानी से पता चल जाता है कि यहाँ आगे जो है मीटर लाइन बिछी हुई है और हमें सतर्क रहना चाहिए। तो ये जो हमें जानकारी प्राप्त होती है, छोटे छोटे स्थलों की जो जानकारी हमें प्राप्त होती है, वो प्रतीक चिन्ह के द्वारा प्राप्त होती है। ये हमारा आज का लेसन ख़त्म होता है। अगला हमारा जो लेसन है, लेसन नंबर 5, वो बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है, और वो हमारी पृथ्वी के जो मंडल है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करके बताइए, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।